1998 में पता चला मुझे बेबी कॉर्न की कोई खेती होती है और इसी खेत में पहली बार बोया जिसमें ब्रिंजल अच्छा। खड़े। सरकार कर्ज देती है, केसीसी बनाती है। हमने बताया कि हमने टमाटर बोया था और टमाटर बिका नहीं, तो उसमें जुताई कर दी, तो केसीसी का पैसा कहाँ से खत्म किसान हो अदा गया। करेगा। हाँ। सरकार की एक सहायता होनी चाहिए। आपने टमाटर बोए, टमाटर में 15,000 रुपए लागत आई है, तो इंश्योरेंस के अंदर कवर होने चाहिए। वे ये आंदोलन तो अलग बात है। सारे देश में किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। किसान अब कर्ज मुक्त नहीं होगा, पॉलिसी अभी ऐसी है। पैरेलल तो कुछ तो पैरेलल हो। हाँ। गेहूं का रेट, चावल का रेट कहीं तो पैरेलल करो आप। हाँ। किसान घाटे में है और जो पैदा करे वो अच्छा नहीं है। क्या तरक्की हुई? आप देख रहे हैं किसान तक का खास पॉडकास्ट। मैं हूं हिमानी दीवान। ये जगह है हरियाणा के सोनीपत का गांव अटेरना और आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं यहाँ के किसान कंवल सिंह चौहान। कंवल सिंह चौहान एक ऐसे किसान हैं जिनके सिर से पिता का साया बहुत कम उम्र में उठ गया। 16 साल की उम्र में उन्होंने खेती शुरू करी। धान की खेती कर रहे थे लेकिन उसमें बीमारी लग गई। उसके बाद सर पे कर्ज बढ़ता गया। कर्ज के बोझ के बाद ऐसा लगा कि अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन फिर दिमाग की खिड़की खुली और उसके बाद उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। वो एक सफल किसान बने। उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया। 200 से ज्यादा लोगों को आज वो रोजगार दे रहे हैं। उनकी उगाई फसल इंग्लैंड, यूएई और दुनिया भर के कई देशों तक जा रही है। तो कंवल सिंह चौहान से आज हम बात करेंगे उनकी कहानी की और पूछेंगे कई ऐसे सवाल जिन पर चुनाव भी लड़े जाते हैं और सरकारें भी गिर जाती हैं। उनसे जानेंगे कि एक आम किसान जो कर्ज के बोझ में दबा हुआ था वो करोड़पति कैसे बन गया। कर्ज मुक्ति का ये रास्ता क्या है जो बाकी किसान भी अपना सकते हैं। उनसे जानेंगे कि कौन सी और किस तरह की वो खेती है जिसे करके किसान भी अमीर हो सकता है। कंवल सिंह जी, जब किसान के बारे में बात होती है तो एक शब्द ऐसे जुड़ जाता है उसके साथ, किसान, बेचारा, गरीब। लेकिन आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, कैसे हुआ ये मुमकिन? क्या कहानी है? जी, वैसे किसान गरीब तो ना पहले था ना अब है। बस किसान सादा रहता है, अपने जो आवश्यकताएं है अपने यहीं से लोकल पूरी कर लेता है। उनके महल नहीं होते, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होती, गाड़ियाँ नहीं होती, पर किसान हमेशा से अमीर रहा है। और कहते हैं उन्नत खेती मध्यम व्यापार और नीच नौकरी करना ही बेकार, ये पहले कहावत थी। पहले कहावत थी। जी। तो अभी के खेती का स्वरूप बदला है और जमाना आ गया है इम्प्लीमेंट का और रासायनिक खाद का। तो इसमें किसान की आमदनी कुछ घटी है, क्योंकि उसको बाजार, पहले जो किसान होता था वो उसको बाजार के ऊपर बिल्कुल आधारित नहीं था। अच्छा। और अब किसान बाजार पर आधारित हो गया। उसको डीजल खरीदना है, ट्रैक्टर खरीदने हैं, इम्प्लीमेंट खरीदने हैं, रासायनिक खाद खरीदने हैं, दवाइयाँ खरीदनी हैं। इसलिए थोड़ा सा अर्थव्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन किसान की में आया है। लेकिन करोड़पति बनने की कहानी क्या थी? आपकी जो कहानी सामने आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि कर्जा था, मतलब एक वो सिचुएशन जिसमें। अच्छा, जब आपने खेती शुरू करी तो कितनी जमीन थी आपके पास? जी, 10 एकड़ जमीन मेरे पास थी। पूरे पे धान लग रहा था? नहीं, पूरे पे पहले यहाँ धान नहीं होता था। पहले क्या होता था, यहाँ यमुना खादर है, हर साल बाढ़ आती थी। यहाँ गन्ना होता था, मिर्च यहाँ की बहुत प्रसिद्ध थी। मिर्च होती थी जो कमर्शियल क्रॉप थी और किसान अच्छे से अपना काम कर रहे थे। रासायनिक खाद डालना ही नहीं पड़ता था। हर साल यमुना की बाढ़ आता थी, मिट्टी आती थी, तो बिना खाद के भी यहाँ 1 एकड़ में 100 मन मिर्च होती थी और 1 एकड़ में 100 मन गुड़ होता था। और आज कितना भी हाइब्रिड बीज आ गए, जबकि देसी बीज थे उस समय में। आज 100 मन गुड़ और 100 मन मिर्च आज नहीं हो पाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये रासायन आने से ही आमदनी बढ़ी है। तो पहले भी टेक्नोलॉजी थी जिसमें फसलों का फेरबदल था, अच्छे बीज थे देसी जो बिना रसायन के काम करते थे। ऐसा पहले भी था। परंतु मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं पढ़ता था तो मेरे पिताजी बीमार, पहले माताजी बीमार हो गई, उसमें काफी पैसा लगा। उसके बाद में पिताजी बीमार हो गए, फिर उनकी मृत्यु भी हो गई। उसके बाद जो है एक जो कर्ज हो गया 18-20 हजार रुपये, उस जमाने में बहुत होता था 1978 में। तो उसको उतारने के लिए, उस कर्ज से निपटने के लिए मैं पढ़ाई भी करता रहा और साथ में
कोशिश करता रहा किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, मेरी आमदनी में कर्ज कैसे तारूं, मेरी आमदनी कैसे बढ़े, बाकी किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, क्योंकि वो रसायन का युग थोड़ा थोड़ा शुरुआत थी। हाँ। जी। उससे पहले आप एकदम नेचुरल फार्मिंग उसके करते बाद थे। सभी लोग नेचुरल करते थे, हाँ, पूरा देश हाँ, ही पूरा नेचुरल देश, करता था। हाँ, हाँ। और उस समय तो ये था कि स्वास्थ्य का कोई संबंध नहीं था, हाँ। टमाटर तोड़ा, ब्रिंजल तोड़ा, कुछ भी तोड़ा, फल सीधा तोड़ा, बन गया, सीधा खा सीधा लिया। खा सकते थे। मिट्टी से पड़ा भी, मिट्टी भी दूषित नहीं थी। आज मिट्टी भी दूषित है, पानी भी दूषित है, हवा भी दूषित है, और साथ में जो हम सब्जियां, इनका पता नहीं कितना पता इसके नहीं अंदर क्या जहर है, है, कितना बाहर है, कोई अंदाजा नहीं है। तो हो तो सब ये थोड़ा सा गलत रहा, तो इस मेरे मन में आया इसको सुधार किया जाए। तो इसी के चलते हमने ज्यादा आमदनी लेने के लिए 1980 में बासमती धान की खेती शुरू की थी। अच्छा। उससे पहले यहाँ धान की कमर्शियल खेती नहीं होती थी। नहीं होती थी। किसान अपना थोड़ा बहुत चावल के लिए धान बोते थे, घर के लिए। हाँ, घर के लिए सिर्फ। बाकी तो कमर्शियल खेती यहाँ दो थी उस समय, गन्ना और मिर्च। अच्छा। और गेहूं बोते थे, ज्वार बाजरा सब बोते थे, मक्का बोते थे, पशुओं के लिए चारा भी बोते थे। पशुपालन भी एक यहाँ का विशेष रहता था, हाँ, गाय भैंस विशेष सब पालते थे। पेशा था। हाँ, हरियाणा के क्योंकि लोग तो हरियाणा, दूध दही का देखो खाना। ये कहते थे पहले, जिस घर में दूध नहीं है हाँ, उस घर में बरकत नहीं है। बरकत नहीं है, मेहमान आए तो दूध पिलाते थे। हाँ, हमारे यहाँ हरियाणा में चलता था, कोई मेहमान आया तो भोजन पे तो घी बूरा देनी जरूरी थी, हाँ, और बिल्कुल। दूध दिन में आए तो दूध पिलाना जरूरी था। तो जिसके घर में दूध ना हो और घी बूरा या हाँ, घी शक्कर ना मिले तो उसको हाँ, कमजोर समझा जाता था। तो हाँ। हर आदमी कोशिश करता था कि अपने मेहमानों की हम गाय सेवा भैंस करें, हो घर में। गाय भैंस घर में हो। तो पहले मेरे ताऊजी कहते थे कि हमारे 50 गाय थी, फिर बीच में घटकर 10 रह गई थी। हाँ। अब हमारे पास 60 गाय है लगभग आज के अच्छा, दिन भी। सही। तो क्योंकि खेती का और पशुपालन का सीधा संबंध है। कनेक्शन है। पहले तो इसलिए होता था कि गाय बछड़े देती थी, बछड़े बैल बन जाते थे, हाँ। जुताई का काम करते थे। अब तो उनकी जरूरत नहीं रही, जरूरत ट्रैक्टर आ नहीं गए, है, अब सारे हाँ। मशीनरी का युग हो गया, तो बछड़े की कीमत तो रही नहीं। पर गाय का दूध जो है वो अमृत होता है। बिल्कुल। उस गाय के साथ रहने वाले आदमी कभी बीमारी नहीं होते, उनको कोई ऐसी विशेष बीमारी नहीं होती, तो वो बचा रहता है। तो ज्यादा खर्चा जो बचता है आदमी का, पहले बीमार कहाँ होते थे गांव के लोग, गांव में एक वैद्य होता था, वही सारे गांव की चिकित्सा भार उसी ऊपर होता था। ज्यादा चोट वोट लग जाए तो वो दूसरी बात थी, हाँ, बाकी बीमार होते नहीं होते थे। यहाँ मैंने बहुत से लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी टेबलेट ही नहीं खाई, हाँ, तो कभी हॉस्पिटल नहीं गए। हाँ। वैसे तो मैं भी ऐसा ही हूँ कि मैं आज तक हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुआ हाँ। कभी, है ना। और बीमार भी कभी हाँ। ना के बराबर ही होते हाँ। हैं, कोई नेचर के साथ रहते हैं। तो आप लेकिन कर्जा फिर कैसे हुआ, धान की हाँ, खेती का फिर क्या निकला? बासमती धान की खेती शुरू की, बहुत अच्छी आमदनी हुई, हाँ, कर्जा लगभग उतर गया। 1985 में थोड़ा सा बीमारी आ गई धान की खेती में, बासमती धान हम उगाते थे, हाँ। उसमें बीमारी आ गई। बीमारी कौन सी आने के किस्म बाद लगाई थी? बासमती धान, देसी बासमती जो इंडियन चलती थी पहले से, तो उसमें बाल सफेद होने की बीमारी आ गई। अच्छा। एक फंगस आ गई। तो उसके बाद में फिर पूसा ने दूसरे धान, हमारे कृषि विश्वविद्यालय ने दूसरे धान जिसमें बीमारी ना आती थी, जैसे उस टाइम पे आया था मुच्छल धान, पूसा बासमती 1, फिर 1509 आया, बहुत सी वैरायटी आ गई, 1121 आया। तो उसमें बीमारियां कम आती है, फिर अगले शुरू हो गए। किसान तो अभी भी यहाँ देख रहे हैं, चारों तरफ धान लगाते हैं और धान से अच्छी आमदनी ले रहे हैं। पर मैंने दूसरा प्रयोग किया अपना फिर आगे बीमारी बढ़ने के पूरी लिए। फसल में आ गई थी? पूरी फसल में उस समय तो पूरी फसल में आ गई थी 1985 में। उसके बाद हमने वैरायटी बदल दी, हमारे संस्थान ने, पूसा ने ध्यान दिया, दूसरे विश्वविद्यालयों ने भी ध्यान दिया, दूसरी वैरायटियां निकाल ली जिसमें बीमारी ना आए। फिर थोड़ा ये दवाइयाँ और इसका युग शुरू हो गया। इससे सबसे जो बड़ा नुकसान जो है हुआ मानव के स्वास्थ्य को। अब दोबारा से सरकार कर रही है कि इससे हटा जाए। अब बात विषय आता कि हम कैसे आगे बढ़े, वो विषय आता। तो हमने पहले कोशिश करी कि कैसे आगे बढ़ा जाए और कैसे ये जैविक खेती पे जाया जाए। तो जैविक खेती मतलब प्राकृतिक खेती, मतलब बिना रासायनिक खेती। मुझे ज्यादा परिभाषा का पता नहीं है, अगर जैविक किसे कहते हैं, प्राकृतिक किसे कहते हैं, पर मेरा मानना है बिना रसायन के खेती करना, स्वास्थ्यवर्धक खेती करना। किसान अपने घर के आसपास से ही जो गाय का गोबर है या भैंस का गोबर है या जितने फार्म वेस्ट है उसका खाद बनाकर अपने खेत में डालना, वही खेती सर्वोत्तम थी। वही हजारों साल से देश में होती आ रही थी और वही खेती करनी चाहिए, और वही खेती लाभदायक है और स्वास्थ्यवर्धक भी है। तो धान की खेती में नुकसान के बाद हमने कोशिश करी कि हम उसी खेती में जाते हैं, यूरिया से बचते हैं। तो हमने बायोगैस प्लांट लगाया। अच्छा। बायोगैस की सैलरी खेतों में प्रयोग की। अच्छा। उससे बीमारियां कम आई। जब यूरिया डालते हैं तो फसल, धान की फसल जो होती है वो हरी हो जाती है ज्यादा, उसमें अट्रैक्ट होते हैं कीट अट्रैक्ट होते हैं। तो उनसे बचाने के लिए हमने बायोगैस स्लरी का प्रयोग किया। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर हमें पता चला कि जो बासमती धान हमारे यहाँ होती है उसका व्यापार किया जाए। एक सेलर लगाया।
बहुत से प्रयोग करे। हम्म। और 1998 में पता चला मुझे बेबीकॉर्न की कोई खेती होती है अच्छा, और इससे पता आमदनी कहाँ बढ़ से चला? सकती है। पता कहाँ से चला? 1998 में मेरे पास एक कंपनी के मालिक आए थे, तब तक आप धान लगा रहे थे तब बस? तो धान लगा रहे थे। अच्छा, तो वो आए, उन्होंने कहा जी हम, उनको जमीन चाहिए थी यहाँ बीज जमीन चाहिए बीज थी। उत्पादन करने के लिए, अच्छा, तो किराए पे। हम्म, तो उन्होंने कहा जी हम बेबीकॉर्न का बीज बनाते हैं, इंडिया में हमारी मोनोपोली है। मेरी रुचि बढ़ी, भाई कितने का, कितने रुपए किलो मिलेगा? उन्होंने कहा 140 रुपए किलो। हाँ, कितना निकलेगा? 3 क्विंटल। क्या भाव बिका? 70 रुपए किलो। तो मेरी रुचि बढ़ी, भाई एक साल में 3 क्विंटल निकला, 21,000 का। इतना धान और गेहूं भी ना होते हैं, 1997-98 की बात है। तो मैंने उनसे बीज लिया और इसी खेत में पहली बार बोया, जिसमें ब्रिंजल खड़े हैं, इसी खेत में बोया। अच्छा, 18 सितंबर 1998 को पहली बार बोया। याद है आपको? याद है, तारीख? सब याद है। तो उसके बाद जो आमदनी हुई ना, हाँ। वो 70 रुपए किलो बताया था बेचना, वो बिका हाँ। 120 रुपए किलो। अच्छा, यही हरियाणा में? नहीं, आजाद बेचा तो आईएनए में है। अच्छा, आईएनए जाके मार्केट दिल्ली की? दिल्ली की अच्छा, मार्केट में। अच्छा, और 5 स्टार होटल वालों के सप्लायर को बेचा अच्छा, और बिका मंडी में। फिर मंडी में भी डिमांड बढ़ गई। अच्छा। जब वो कई बार नहीं बिकता तो मंडी में हमने शुरू किया मशरूम की दुकानों पर। मतलब हाथों हाथ बिक गया? हाथों हाथ बिक गया और 120 रुपए किलो तक बिका। तो आमदनी समझो, जो 3 क्विंटल कंपनी बता रही है, तो 5 क्विंटल निकल रहा है। शुरू में कितने एकड़ में लगाया था? शुरू में तो हमने ये 1 एकड़ लगाया, 1 एकड़ बस? उसके बाद 3 एकड़ लगाया। अच्छा, जब पता चला आमदनी? हाँ, जब आप ज्यादा पैसे हुए, आमदनी बढ़ी, तो 3 एकड़ लगाया। उससे बाद में हमने 8 एकड़ लगाया। अच्छा, उसमें हम 1 रुपए का भी नहीं बेच पाए। क्यों? उससे नुकसान हुआ। अच्छा, हाँ, वो अगस्त का महीना इन दिनों में पैदा हो रहा था। हाँ। वो कोई ग्राहक ही नहीं मिला उस समय। अच्छा, उस समय जो फैक्ट्रियों में हमने कोशिश करी इंडस्ट्री में देने की, इंडस्ट्री नहीं बना कर दिया। फिर हमने सोचा कि हमें अपनी इंडस्ट्री लगानी है। अच्छा, उसी समय सोच लिया हाँ। कि अपनी इंडस्ट्री लगानी है प्रोसेस करने के लिए, ताकि हम अपना बेबीकॉर्न जो किसान उगाएंगे अपने एरिया में सारे, उनको प्रोसेस करके मार्केट में, हाँ, इधर उधर ना भागना पड़े। तो हमने सोचा 1998-99 में इंडस्ट्री लगाने की सोचा। 1 साल बाद ही? हाँ, सोचने लगे थे। और पहली इंडस्ट्री हमने 2009 में लगी है हमारी। 2009 10 साल लगे पहली इंडस्ट्री लगाने में। क्यों लगे? क्योंकि सरकार में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी तो कोई भी किसान गाँव के बाहर बिजली कनेक्शन ले सके या कोई कंस्ट्रक्शन कर सके। ऐसा कोई नियम नहीं था सरकार का यहाँ। तो बाद में नियम बदलते रहे, सरकार भी अपने नियमों को बदलती रही। और बाद में एक स्कीम आई हरियाणा सरकार की, इंटीग्रेटेड यूनिट फॉर मशरूम डेवलपमेंट, और मशरूम का विकास करने के लिए। अच्छा, उसमें एक प्रोसेस का पार्ट था 8 लाख रुपए का। अच्छा, तो उसमें कुछ मशीनरी ले सकते थे हम, कुछ बिल्डिंग बना सकते थे। तो हमने कुछ बिल्डिंग बनाई, कुछ मशीनरी ली, और उससे लेके हमने उसका थोड़ा सा बेबीकॉर्न को कैनिंग करना शुरू किया, डब्बा बंद करना शुरू किया। तो उसमें फिर वो छोटी पड़ी। फिर हमने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली थी 2001 में, किसानों को जोड़ के। तो बेबीकॉर्न की जो लोग खेती करते थे, कभी हम उनका माल खरीदते थे, इकट्ठा करके ना फिर फैक्ट्री को बेचते थे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का हमने प्लॉट अप्लाई कर दिया 2007 में। HSIDC ने हमें प्लॉट दे दिया 450 मीटर का। उसमें हमने प्रोसेस यूनिट लगाई सोसाइटी की, 2012 में वो चालू हो गई। अच्छा, फिर 2016 में हमने तीसरी यूनिट लगाई, 2019 में चौथी यूनिट लगाई। एक एक करके बढ़ते चले गए। और इस तरह से हमारे यूनिटों में लगभग 250 महिलाएं काम करने लगी। अच्छा, और सारी महिलाएं भी, पुरुष भी करते, पर लगभग 250 महिलाएं, क्योंकि महिलाओं का काम ज्यादा होता था, एफिशिएंट होता है। हाँ, अच्छे से कर लेती है। तो इस तरह से 250 महिलाएं काम, 10,000 किसान जो हमारे आसपास रहते थे, उनकी आमदनी बढ़ी, 4 गुनी उनकी आमदनी हो गई। आपकी करोड़पति कब बने आप? हाँ, नहीं, हम साथ ही रहे ना हम भी। जब हमारी इंडस्ट्री बढ़ती रही, चली गई, करोड़पति, करोड़ों की इंडस्ट्री लगा ली हमने। पहली इंडस्ट्री जो हमने लगाई मतलब थी, बेबीकॉर्न ने बनाया आपको? बेबीकॉर्न नहीं बनाया है। बेबीकॉर्न की शुरुआत करके, परंतु 4 फसलें हमारी मुख्य हो गई। फिर बेबीकॉर्न फर्स्ट नंबर पे, दूसरे पे मशरूम हो गया, तीसरे पे होगी स्वीट कॉर्न, चौथे पे हो गया टमाटर। इन चारों फसलों का हमने अपने किसानों को एक गारंटी मूल्य देना शुरू कर दिया, खुद से। अच्छा। क्योंकि किसानों कैसे कर रहे थे? हम बताता हूँ, कई बार होता था क्या, हमने उत्पादन लागत देखी। उस समय बेबीकॉर्न की उत्पादन लागत थी 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो? हाँ। अच्छा। हमने सोचा भी 40 रुपए किलो हम तय कर देते हैं, चाहे हमें लेनी है किसान से 40 रुपए किलो, मंडी में 10 रुपए किलो बिकेगी तो भी हम 40 रुपए किलो किसान से लेंगे। अच्छा। ताकि किसान बोना ना छोड़े, इससे हटे नहीं। तो हमने अपने यूनिट में हम 40 रुपए किलो किसान से लेते हैं, 50 भी लेते हैं वैसे, पर मिनिमम 40 था। मिनिमम तो मिलेगा ही। हाँ, तो हम उनसे लेते और प्रोसेस कर डिब्बा बंद करके, और जो
इम्पोर्टर होते थे ना, थाईलैंड से बेबी कॉर्न इंडिया में आता था उस जमाने में, उस जमाने उनको हमने बेचना शुरू कर दिया। उनसे कांटेक्ट कैसे हुआ? उनसे आप जैसे एक आम जैसे ही 2009 में मैं इंडस्ट्री लगाई पहली, तो जो हमारा फूड टेक्नोलॉजिस्ट था उनको जानता था, उसने अच्छा उनसे मिलवा दिया हमें। अच्छा तो हाँ, हम वहाँ चले गए, हाँ, तो उनको हमने बेचना शुरू कर दिया। उससे पहले वे सारा थाईलैंड से इम्पोर्ट करते थे। अच्छा पर बात ये थी कि यहाँ डब्बा महंगा था, डब्बे पर टैक्स भी था। पहले 4% टैक्स था, जो खाली डब्बा जो कैन गत्ते भरते का हैं हम, डब्बा नहीं, फिर लोहे का डिब्बा होता कैन, लोहे का, जिसके अच्छा अंदर सुरक्षित करते हैं बेबी अच्छा कॉर्न को। अच्छा पहले 4% टैक्स था, फिर 5% होया, फिर 10% होया, फिर 12% होया, आज 18% है उस पे। अच्छा तो ये थोड़ा सा इसमें हाँ, चला जाता है पैसा, गलत है कि खेती बाड़ी चीज में इतना ज्यादा टैक्स नहीं होना देना चाहिए। है, क्योंकि हम उदाहरण बताता हूँ, जैसे कि हम टमाटर पैक कर रहे हैं, टमाटर मान लिया हमने 5 रुपए किलो लिया, 2 किलो टमाटर लिया 10 रुपए का, डब्बा है उसका 20 रुपए का, टमाटर हम 10 रुपए की चीज ले रहे हैं, पैसा 20 वहीं रुपए चला के गया डिब्बे में सारा। पैक कर रहे हैं, 15 रुपए प्रोसेसिंग पर लग रहा है उसका। तो वो 15 रुपए और 20 रुपए तो खत्म है, जब डब्बा खोल लेंगे तो 10 ही रुपए का सामान मिलना है हमें अंदर। तो वो इस पे, जबकि टैक्स है उस पर 3 रुपए एक डब्बे पे, तो ये थोड़ा सा ज्यादा है टैक्स। तो चलिए वो ये बात अलग है सरकार की, हम चलते हैं अपनी आमदनी की बात पे ही। हाँ, करोड़पति वाली बात जाननी है, हाँ, मुझे लग वो रहा है इसी में सबको। चलते हैं हम। तो इंडस्ट्रियों से हमारा टारगेट टर्नओवर बढ़ा, बड़ा हाँ, जो आप टर्नओवर की हाँ। बात कर रहे थे। मतलब जब आपने फसल उगा के आगे बेचना शुरू किया, प्रोसेसिंग करके, तब पैसा आया? जी नहीं, प्रोसेस हमने अपनी अपनी फसल नहीं किया, हाँ, हमने सबका सारे किया। किसानों को साथ लेके चलाए, उनको बीज कहाँ से बीज मिलता है ये जानकारी दी, कहाँ बेच सकते हैं, हमें बेच सकते हैं, या कोई मंडी आजादपुर मंडी बेच सकते हैं, जब महंगा बिकता है आप कहीं बेचो, जो या कोई सप्लायर यहाँ कहीं से आता है, अच्छा मिल गया तो वहां बेच दो, वहाँ भी नहीं बिक रहा है तो हमारी इंडस्ट्री में लेके आ जाओ, हम मिनिमम गारंटी प्राइस देंगे आपको। हाँ। इससे किसानों को एक सहायता मिल गई। मतलब पहले क्या था, टमाटर है वो गया 2 रुपए किलो, किसान ने क्या ट्रैक्टर चला दिया उस पर, क्योंकि लागत नहीं निकलती, अब भी होता है। तो ऐसे ही बेबी कॉर्न हो गया 10 रुपए किलो, तो क्या करेगा वो, ट्रैक्टर चला देगा किसान, या चारे में काट देगा उसको। तो इस तरह से एक मिनिमम गारंटी प्राइस जो किसान की, जिसमें उत्पादन लागत को कम से कम मिल जाए, ये किसान को देना जरूरी है, चाहे फसल कोई भी हो। कई बार प्याज पर, आलू पे गिरती है, सरकारें गिरती है, क्योंकि ये गिरती इसलिए कि सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है कि कितने किसान आलू बोएंगे, कितने प्याज लेंगे और कौन इनको खरीदेगा, या कोई भी सब्जियों का भी गारंटी प्राइस सही दाम नहीं है। तो गारंटी प्राइस जबकि होना चाहिए, एक जो है जैसे इंश्योरेंस स्कीम है गवर्नमेंट की, ये भी एक इंश्योरेंस होना चाहिए, यदि माल नहीं बिकता है तो इसका भी इंश्योरेंस होना चाहिए। क्योंकि हम लागत ज्यादा बढ़ रही है खेतों में, अब तो रासायनिक का जमाना है, पहले वो किसान सब अपने पास से करता था, कुछ नहीं खरीदता था, नुकसान भी हो गया तो कोई उसका घर से कुछ नहीं गया। आज तो कर्ज में डूब जाएगा, सरकार कर्ज देती है, केसीसी बनाती है, केसीसी से पैसा लगा, खाद डाल दिया, खाद बार फसल पैदा करी। हमने बताया कि हमने टमाटर बोया था और टमाटर बिका नहीं, तो उसमें जुताई कर दी, तो केसीसी का पैसा कहाँ से किसान अदा करेगा? फिर कहाँ जाएगा किसान? फिर गरीबी की तरफ जाएगा, किसान सुसाइड की तरफ जाएगा। तो सरकार की एक सहायता होनी चाहिए। आपने टमाटर बोए, टमाटर में 15,000 रुपए लागत आई है, तो इंश्योरेंस के अंदर कवर होने चाहिए वे। यदि आपका टमाटर 5 रुपए किलो से नीचे मार्केट 5 रुपए किलो उत्पादन लागत है मान लिया, तो वो 5 से कम जाता है तो हम आपको कम से कम 20,000 25,000 जो लागत आई है उसको जरूर देंगे। बिक जाता है ठीक है। तो इस तरह की एक पॉलिसी देश में होनी चाहिए। बात जब हुई तो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में आपका नाम लिया, तो उन्होंने एक बात कही थी कि एक वो समय था जब आप अपनी सब्जियां लेके गाड़ी में जाते थे और गाड़ी जब्त कर ली जाती थी, और फिर एपीएमसी एक्ट जो है उसमें संशोधन हुआ कुछ, फिर उसका ये क्या है एपीएमसी एक्ट को आप सही मानते हैं? एपीएमसी एक्ट ये है कि कोई भी किसान, कोई भी व्यापारी किसानों से सीधा नहीं खरीद सकता। यदि मैंने कोई इंडस्ट्री लगाई है, हमारे एफपीओ ने कोई इंडस्ट्री लगाई है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री है, कोई चावल मिल है, वो अटेरना गांव में आकर धान के खेत से चावल नहीं खरीदता, ये पीएमसी एक्ट में प्रतिबंध है। हाँ, सीधे नहीं बेच सकते, सीधे नहीं बेच सकते आप, मंडी जाना पड़ेगा। हाँ, तो और मंडी की फीस देनी पड़ेगी। मंडी की फीस जो दाम ले रहा है उसी पे बेचना पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा। पर दूसरी बात यह कि यदि 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो कोई चीज बेच रहे हैं, तो मंडी में मंडी के गैप से वो 120 रुपए किलो हो जाएगी। जब उसके 20% रेट तो मंडी जाने से ही बढ़ गए, तो कितनी लागत बढ़ जाएगी। दूसरा ये है, जैसे टमाटर है, टमाटर दो हमने खेत से तोड़ा, पहले मंडी ले गए, मंडी लेके ना फिर व्यापारी ने उसने टेले, फिर उसके बाद वो उसको आएगा, उसमें क्या कीमत भी बढ़ती है और क्वालिटी भी गिरती है। यदि कोई ऑर्गेनिक, पहले एक कंपनी थी यहाँ ऑर्गेनिक बासमती धान उगवाती थी,
उसको भी मंडी ज्यादा खरीदती थी वो भी। यहाँ से मंडी गया, मंडी आड़तियों ने उसको दूसरा धान दे दिया ऑर्गेनिक की बजाय, वो उसके सैंपल फेल हो गए, नुकसान हो गया। इस तरह नुकसान हो जाते थे। तो हमने ये कहता, ये 3 कानून जो आए थे, इसमें ये बात ठीक थी कि आजादी होनी चाहिए कंपनियों को, आदमियों को, मंडी भी बनी रहे, मंडी भी होनी चाहिए। एपीएमसी एक्ट इस तरह से फ्रेम हो कि मंडी भी बने रहे और मिनिमम गारंटी प्राइस, किसानों को स्पॉट प्राइस भी दिया जाए, सब चलता रहे। और साथ में व्यापारी को ये भी आजादी मिले कि बाहर जाके किसानों से सीधा भी खरीद सकता था। तो ऐसे ही हमारे साथ हुआ टमाटर में। जब हमने अपनी सोसाइटी बनाई 2012 में, हमने एक यूनिट लगाई उसकी टमाटर को प्रोसेस करने की, तो हमारे पास इंस्पेक्टर आ गए। अब भाई ये तो टमाटर तो आप सीधा खरीद नहीं सकते, आप तो मंडी से ही खरीद के लाओ। हमने कहा तो मंडी से हम खरीद नहीं सकते, इतना कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि हम फिर जो माल बढ़ा के बेचते हैं वो उसमें हमारा कोई फायदा नहीं, नुकसान होगा। नुकसान कौन देगा? फिर तो हम बंद ही कर देते हैं इससे। तो फिर इसमें हरियाणा सरकार ने एपीएमसी एक्ट में अपने सुधार किया। भारत में ही शायद भारत में हुआ। तो उससे क्या हुआ कि सब्जियां इससे बाहर कर दी। अच्छा, सब्जियां बाहर कर दी। अभी गेहूं, चावल और चीजें बाहर नहीं है, सब्जियां बाहर उससे कर दी है। सब्जियां जो है कोई भी व्यापारी किसान से सीधा खरीद सकता है। बेचने में कोई पाबंदी नहीं, किसान कहीं कोई भी कुछ भी बेचो। व्यापारी नहीं आएगा तो बेचेंगे किसे? तो व्यापारी पे पाबंदी है। ये सब्जी की बात हो गई। अब इसी से आगे बढ़ेंगे तो एक बात ये भी हो रही है ना, आप तो हरियाणा के ही किसान हैं, आपको पता ही है कि कितने दिन बॉर्डर बंद रहा है। तो एमएसपी की जो लीगल गारंटी मांग रहे हैं, वो बेसिकली शायद गेहूं और धान के किसान हैं, लेकिन वो सबके लिए मांग रहे हैं, सारी फसलों के लिए मांग रहे हैं। उसको लेके आप क्या कह रहे हो? देखिए, ये बात ठीक है। आपको क्या लगता है? किसानों को यदि हमें जीवित रखना है तो गारंटी दोनों देनी पड़ेगी। जो उत्पादन लागत है उससे थोड़ा सा कुछ प्रॉफिट जोड़ के उनकी वस्तु बिक जाए, उनका उत्पादन बिक जाए, ये तो जरूरी है ना। तो किसान मारे जाएंगे, एक दिन जमीन भी बिक जाएगी और किसान सुसाइड की तरफ भी जा रहा है, कहीं कहीं जहाँ ना मिल पाता है। तो इसलिए एक तो किसान को रसायन से ज्यादा बचना होगा। ये दोनों बातें, किसान का भी फायदा है और लोगों को जो उत्पादन करके दे रहे हैं हम, उस स्वास्थ्य का भी फायदा है उनको। अब कहते हैं, वैसे एक प्रचलन है, कहते हैं कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। जब हम जहर बो रहे हैं, हम उत्पादन करके अपनी प्रजा को या अपने उपभोक्ता को जहर खिला रहे हैं, तो हम भी तो जहरी तो मिलेगा, हमें भी फायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो हम पैदा कर रहे हैं खेत में वो शुद्ध हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, उसमें रसायन का कोई अंश ना हो। ऐसी अच्छी चीज हम अपने उपभोक्ता को दे कि उपभोक्ता का स्वास्थ्य अच्छा रहे। इस बात पे हमें आना होगा। और सरकार को किसान की गारंटी मूल्य, कुछ ना कुछ मूल्य निर्धारित करना होगा। चाहे वो इंश्योरेंस में करो, चाहे कहीं से भी करो। मान लिया कोई सब्जी है, टमाटर तो फिर प्रोसेस हो जाता है, इन चीजों की कोई बात नहीं है। सरकार टमाटर के, कुछ मटर है, टमाटर है, आलू है, इनको तो परचेज कर सकते हैं, इनको गारंटी प्राइस दे सकते हैं, क्योंकि स्टोर है, इनको रोक सकते हैं, इनको प्रोसेस कर सकते हैं। अब जैसे एक खेत का ब्रिंजल है, अभी कोई इसका प्रोसेस कुछ होता नहीं है विशेषकर, या कोई और ऐसी सब्जियां है जिसका प्रोसेस नहीं कर सकते, उसका ऐसा करते उसका भाव बहुत ज्यादा गिरता है, तो इंश्योरेंस कंपनी उनको भाव गिरने का इंश्योरेंस दे दे किसानों को। तो गारंटी मूल्य देना, एमएसपी देना किसानों को जरूरी है, किसानों को जीवित रखना है। तो आप कह रहे हो कि एमएसपी की लीगल गारंटी तो मिलनी चाहिए किसानों को, मिलनी चाहिए। लेकिन ये तो कह रहे हैं ना कि एमएसपी तो सरकार दे रही है, अब किसान कह रहे हैं कि लीगल गारंटी दो। उस पे शिवराज सिंह चौहान इतनी बार मिल चुके, कोई फैसला हो नहीं पाता, फिर आंदोलन होता है, बॉर्डर बंद होते हैं। नहीं, ये आंदोलन तो अलग बात है। किसानों को सरकार भी लीगल एमएसपी मिलनी चाहिए, एसपी भी मिल भी रही है। बिहार में नहीं मिल रही है, सुना है बिहार में नहीं मिलती, पर सारे देश में किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। और लीगल गारंटी तो मैं तो कह रहा हूँ, ये एमएसपी इसकी नहीं, सारी फसलों की कुछ ना कुछ गारंटी मिलनी चाहिए। और उसको लीगल भी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है, लीगल गारंटी मिल जाए। सारी फसलों, मतलब आप कह रहे हो कि सब्जियां भी आ जाए। अभी तो सब्जियां आ जाए, सब्जियां सस्ती होती है, तो यदि सब्जियां को एक निश्चित रेट कर ले, उससे नीचे जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी को दे दे भैया, इंश्योरेंस कंपनी पे करे उसको। अच्छा, तो मतलब मिलनी चाहिए। मुझे लगता है ये तो हर किसान कह रहा है कि मिलनी चाहिए। अब एक बात ये आती है कि आपने अपनी एक कहानी बताई और आप करोड़पति बने, लेकिन हरियाणा पंजाब में शायद उतना नहीं होता, लेकिन महाराष्ट्र से या और दूसरे राज्यों से ऐसी खबरें बहुत आती हैं कि कर्ज का बोझ बहुत है किसान के ऊपर खेती के जरिए। ऐसा नहीं कि कोई बीमार हो गया, अब घर परिवार में हरी बीमारी तो चलती है, तो किसान कर्ज मुक्त कैसे हो सकता है? इसका कोई फॉर्मूला बता सकते हैं आप? आपको मेरे ख्याल 47-48 साल का अनुभव है खेती का। किसान कर्ज मुक्त कैसे होगा? किसान अब कर्ज मुक्त नहीं होगा, पॉलिसी अभी ऐसी है। उसके 2-3 मैं बताऊंगा।
एक तो पहले किसान बाजार से कुछ नहीं खरीदता था, किसान पे कर्ज होता ही नहीं था, क्योंकि बाहर से जो बाजार से कुछ खरीदना है तो कर्ज होगा नहीं। होता था तो ब्याह शादी में उसमें साहूकार से हाँ, लेता, हाँ, गांव के साहूकार से लेता था, गांव के साहूकार को अन्न बेच देता था, वो ज्यादा कुछ उसकी जमीन भी गिरवी नहीं होती थी। आज हर किसान की जमीन केसीसी में या किसी ना किसी चीज में पूरे भारत की जमीन गिरवी रखी है। लगभग 90% जमीन जो है सरकार के पास, बैंकों के पास गिरवी है आज। और आमदनी है नहीं, आमदनी कैसे नहीं है कि किसान बाजार से जितने रसायन इतने इम्प्लीमेंट खरीदता है और उस पर इतना टैक्स भी पे करता है। ये नहीं है कि किसान पर टैक्स नहीं है, ये गलत बात है कहना। सबसे ज्यादा किसान टैक्स देता है और किसान को टैक्स का जीएसटी भी नहीं मिलता। जब हम ट्रैक्टर खरीदते हैं 18 से 28% टैक्स ले खरीदते हैं, जब इम्प्लीमेंट खरीदते हैं 18% टैक्स देते हैं, जब वो हम बेचते हैं तो 0 टैक्स पे देते हैं। व्यापारी बेचता है तो जितना टैक्स उसने सरकार को दिया है और जब बेचने पे जितना टैक्स मिला उसको घटा के बेच जमा करता है। और किसान का जो उत्पादन है वो बिना टैक्स के है तो उसको मिलता ही नहीं। तो इसलिए इम्प्लीमेंट से टैक्स या तो होना ही ना चाहिए, और यदि टैक्स कर रहा भी है इम्प्लीमेंट पे तो जीएसटी, गेहूं पे भी जीएसटी दे दो, धान पे भी जीएसटी दे दो, जो सरकार खरीदती है मिनिमम गारंटी प्राइस पे है, सपोर्ट्स प्राइस पे, उस पर 18% जीएसटी दे दो, उससे घटा के उसमें किसान भी खुश हो जाएगा। तो किसान सबसे ज्यादा टैक्स देता है कि ये एक चल रहा है कि किसान टैक्स नहीं देता, ऐसा नहीं है। मतलब और जब इतनी चीजें खरीद कर लाएगा किसान बाहर से और बेचने की कोई गारंटी नहीं होगी तो किसान नुकसान में तो जाएगा तो कर्जा रहेगा हमेशा रहेगा। इसको सरकार को पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। दूसरी एक बात और बताऊंगा मैं, हम जब हमने होश संभाला था नमक था 1 पैसा किलो, 1 पैसा, फिर 2 पैसे हुआ, फिर 3 पैसे हुआ, पहले 1 पैसा बढ़ता था। और गेहूं बिकता था उस समय करीब 55 रुपए क्विंटल, 55 पैसे किलो। वैसे मेरे ज्यादा याद है 75 पैसे किलो गेहूं 75 पैसे किलो बिकता था। नमक मान लिया 3 पैसे किलो खरीदते थे हम। आज क्या पोजीशन है? नमक कितने रुपए किलो? 25 रुपए। टाटा 25 तो हो गया, 20 होगा है जी। हाँ 30 रुपए 30। और गेहूं बिकता 22 रुपए किलो, उससे कम हो गया। सोना आता था उस टाइम पे, सोने का तो रेट ही अलग चढ़ गया। नहीं चढ़ा नहीं है ना, पैरेलल तो कुछ तो पैरेलल हो। गेहूं का रेट, चावल का रेट कहीं तो पैरेलल करो। आप किसी भी आइटम से वेतन पे कर दो, जो एम्प्लॉय को वेतन मिल रहा है उस वेतन पे कर दो। कहीं ना कहीं तो जाकर सेट होना चाहिए। जब किसी चीज को हम पैदा करेंगे और उसके रेट बढ़ेंगे नहीं और उत्पादन लागत बहुत बढ़ जाएगी तो नुकसान का सौदा हो जाएगा। और नुकसान का सौदा होने पे किसान घाटे में जाएगा। और किसान वैसे भी प्रॉफिट के लिए खेती नहीं करता, किसान खेती करता ही है बस, प्रॉफिट के लिए ज्यादा नहीं है। और किसान को खेती करना इसलिए भी जरूरी है कि सारा जो अन्न है तो अन्न फल सब कुछ खाने चाहिए जिस पर मानव का जीवन आधारित है, वो सब किसान से मिलना है। और वही घाटे में जाता जा रहा है और वही जहरीला करते जा रहे हैं। इस सब से बचना ही होगा। और तभी किसान की, जब हम जहर का प्रयोग खेती में बंद कर देंगे, रसायन का प्रयोग बंद कर देंगे, अच्छा स्वास्थ्यवर्धक खाना हम अपने लोगों को खिलाएंगे, तभी इस किसानों का भला होगा। अच्छा, एक चीज और है, हमने कहा कि आपने तो फिर रास्ता दिखाया नहीं, सरकार कोई पॉलिसी बदल सकती है कि कर्ज मुक्त हो किसान? नहीं करना पड़ेगा। देखो बार बार पहले आवाज उठती थी किसान कर्जा माफ करो। चौधरी देवीलाल ने 1988 में ऐलान करते हैं चुनाव में, सरकार इसी बात पे आई थी, पर वो भी कर नहीं पाए। कुछ कर दिया उन्होंने, कुछ थोड़ा बहुत किया, 10,000 5,000। फिर हुड्डा की सरकार ने भी हरियाणा में, ऊपर पूरे देश में ही हुआ था 2006 के आसपास भी किया। महाराष्ट्र में कहा कि कर्ज माफ करेंगे, सरकार आ गई, अब मना कर दिया है। हाँ, तो सरकारें बन जाती हैं। जो आदमी घाटे में काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, तो घाटे वालों का तो उसको घाटा तो पूरा करना पड़ेगा सरकार को। नहीं ऐसे नहीं करते, दूसरे तरीके में कर सकते हैं कि आप उनको एक इंश्योरेंस कर दो, गारंटी दे दो, कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। अच्छा, जब भी किसान की बात हो रही है, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, मोदी जी हैं, बार बार किसानों की बात करते हैं और बार बार ये भी कहते हैं कि हमने मतलब बहुत सारी योजनाएं ला दी हैं। पीएम किसान आप जान ही रहे हैं, हर साल 6,000 रुपए मिल रहे हैं। अच्छी बात है, और बढ़ाना चाहिए इसको, 6,000 से 12,000 करना चाहिए। अच्छा, 12,000 करना चाहिए। अभी धनखड़ जी ने कहा कि 30,000 रुपए अकाउंट में आने चाहिए सालाना किसान के। हाँ, और अच्छी बात है, और अच्छी बात है, तो आप इसे सही मान रहे हैं। लेकिन आपके हिसाब से कौन सी 5 ऐसी योजनाएं हैं जो आप कहो कि हर किसान को इनका फायदा उठाना चाहिए और भाई बहुत ही अच्छी योजना है सरकार की? नहीं, योजनाएं किसानों के लिए सरकार बहुत बढ़ा रही है। जैसे कई किसानों को ना पता ही नहीं होते कि ये योजना है। एक तो सबसे बड़ा किसका फायदा हो रहा है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना।
जिसमें कोई भी एफपीओ, कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी एसोसिएशन या कुछ नहीं है, डीबीटी कोई है भी सीधा। कोई भी आदमी इंडस्ट्री लगा सकता है और किसानों का माल खरीद के प्रोसेस करके देश विदेश के बाजार में बेचेगा। अच्छा। तो इसके फायदा क्या होता है, किसान संपदा योजना में 35% अनुदान देती है सरकार, एमओएफआई ने शुरू की है। तो उसमें किसान मेन है, किसान का माल बिकना चाहिए, किसान का माल खेत में नहीं पड़ा रहना चाहिए। उससे भी किसानों की आमदनी बढ़ रही है, डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्ट किसानों को मिल रहा है वो। जैसे कि मान लिया यहाँ बेबीकॉर्न पैदा हो रहा है और बेबीकॉर्न पैदा होने के बाद में मंडी में हो गया 20 रुपए किलो और हम उसको 70 रुपए किलो ले रहे हैं। तो 50 रुपए किलो का गैप किसी वजह से आया, उस इंडस्ट्री की वजह से आया जो इंडस्ट्री लगाई गई, जिसमें सरकार ने एक अनुदान दिया इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री ने किसान से माल खरीदा तो किसान को ज्यादा पैसे मिले। जैसे कि हमने एक इंडस्ट्री लगाई जिसमें हम स्वीट कॉर्न यहाँ से किसान से खरीद के नार्वे बेचते थे। अच्छा। मंडी रेट चलता था 8 रुपए 9 रुपए किलो। नार्वे का ऑर्डर था हमारे पास 70 कंटेनर का, हमने किसानों से माल खरीदा 14 रुपए किलो। तो कितना सिद्ध फायदा हुआ किसान को, 9 रुपए से 14 रुपए किलो एकदम रेट गया, 5 रुपए किलो किसान को प्रॉफिट हो जाए। इनडायरेक्ट रूप से ये इंडस्ट्री ने किसान को प्रॉफिट दिया या सरकार की योजना ने प्रॉफिट दिया। सरकार ने योजना बनाई, सरकार ने इंडस्ट्री को अनुदान दिया और उसने माल खरीदा तो किसान को पैसा दिया। तो इस तरह से किसान की आमदनी बढ़ती है इस तरह से किसान की आमदनी। तो आपको क्या लग रहा है कि और कौन सी योजना ऐसी है जो जाननी चाहिए? एक तो आपने ये बता दी, मान लो छोटे किसान भी हैं, छोटे किसानों के लिए और कौन सी योजना छोटे है जो किसानों बहुत के लिए अच्छी कुछ है? योजनाएं सरकार को और बनानी चाहिए। नहीं, जो अच्छी अभी अच्छी योजना देखो, एक तो आपने ये सम्मान बताया निधि हो सम्मान गई। निधि अच्छी हाँ, योजना है। हाँ। दूसरा केसीसी पे ब्याज नहीं लेते, ब्याज हाँ, बहुत हाँ, कम है, कम वो है। भी अच्छा है। अच्छा है। तीसरा किसान संपदा योजना आपने इंडस्ट्री के बता लिए, दी, ये हाँ, बता दिया, हाँ। ये भी चौथा अच्छी है। इंश्योरेंस योजना भी अच्छी है, किसानों को फायदा हो, यदि फसल इंश्योरेंस बीमा। का काम ठीक हो, फसल बीमा। फसल बीमा, यदि उसका और उसमें अभी बड़े अभी उसमें धांधली बड़ी सामने धांधली है, आते यदि वो हैं। ठीक हाँ। लागू हो जाए तो वो भी छोटे किसान के लिए अच्छी योजना है। कुछ योजनाएं चल रही है एमआईडीएच में, एमआईडीएच में जो सब्जियों के, फलों के पेड़ और बीजों पे सबसे अनुदान देती है, वो भी अच्छी है। आरकेवीवाई में भी बहुत सी योजनाएं हैं जो किसानों के, आरकेवीवाई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भी कुछ अच्छी योजनाएं होती है जो किसानों की आमदनी बढ़ाने में कारगर सिद्ध है। तो ऐसी सरकार की योजना है, परंतु सरकार को और इन अपनी योजनाओं में सुधार करना होगा। अभी तो क्या होता है हमारे यहाँ जो किसानों के पद है ना, जिसमें जैसे कि डीजी एग्रीकल्चर हुआ, डीजी हॉर्टिकल्चर हुआ, कुछ प्रदेशों में वे आईएएस लोग हैं। आईएएस लोग को कभी कहीं लगा देते हैं, कभी कहीं लगाते हैं, उनका पूरा ज्ञान है इस बात पे, एक विषय पे नहीं हो पाता। यहाँ टेक्निकल पदों पर टेक्निकल ही डायरेक्टर होने चाहिए जो किसान, उनकी बात, किसानों की बात समझ सके। और कई जगह ऐसे भी है कि कुछ नियम बनते हैं, वहाँ किसान प्रतिनिधि नहीं होते। अभी हॉर्टिकल्चर के कमेटी की बात मैं करूं, कई बार मैंने बात किया, बड़े बड़े अधिकारी से मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो फसल से नहीं, उन्होंने पढ़ाई की, अच्छे नंबर लिए, अच्छी डिग्री ली और वो जाकर सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट उनकी नीचे छोटी चीजों का पता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की पता है पर उसका पता नहीं है उनको, भाई कौन सी कैसे पैदा हो रही, कहाँ नहीं, कितनी लागत हो रही, किसान को क्या नुकसान है, क्या फायदा है। तो इसमें किसान प्रतिनिधि हर कमेटी में कहीं ना कहीं किसान प्रतिनिधि होने चाहिए, उसी फसल का हो। ऐसा नहीं मान लिया मैं पैदा तो कर रहा हूँ बेबीकॉर्न और मुझे डाल दिया आपने साउथ इंडिया की कोई फसल में या मसालों में डाल दिया। मैं मशरूम पैदा करना हो तो मशरूम वाली में रहूं, मैं बेबीकॉर्न पैदा करना हो तो बेबीकॉर्न स्वीट कॉर्न वाली में रहूं, मैं गेहूं पैदा कर रहा हूं, चावल पैदा कर, जहां जैसी जरूरत है ऐसे किसान प्रतिनिधि होने चाहिए, ताकि अधिकारियों को सही जानकारी दे सके भाई ये कैसे पैदा होती है। एक और मेरा बड़ा मन कर रहा है पूछने का आपसे एक बात कि एक किसान हरियाणा में एक संघर्ष की कहानी, फिर जो इतना विदेशों से कांटेक्ट हो गया वो इसलिए शायद कि अच्छी जमीन थी आपके पास, लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा छोटे किसान है। ऐसा नहीं हुआ कि अच्छी जमीन थी, सुनो जी, अच्छी जमीन नहीं थी हमारे पास, हम बहुत बड़े जमींदार नहीं थे। 10 एकड़ जमीन थी, 4 भाई थे, कितनी जमीन हुई, 2.5 एकड़, 4 भाई थे, कोई कुछ जमीन नहीं थी। हमने सरकार के टच में रहे, कृषि विज्ञान केंद्र के टच में गए, बैंकों के टच में गए, सरकार के टच में गए, विश्वविद्यालय के टच में गए, तो वहां से हमें ज्ञान बढ़ता चला गया, संपर्क बढ़ते चले गए। इसलिए हम
आगे बढ़ सके हैं। तो किसान खेत में रहेगा, कहीं निकलेगा नहीं तो कैसे बढ़ेगा? तो ये एक बात तो बहुत जरूरी है कि हाँ, ये किसान जरूरी बाहर है। निकले, तो केवीके में जाए, अधिकारियों से मिले, वैज्ञानिकों जी से जी, मिले। अब किसान ताश खेलने बैठ जाता है, कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी आते हैं, वो बुलाते हाँ, रहते हैं, वो आता ही नहीं, उठता ही नहीं। हाँ, तो हमारी रुचि थी कि हम तो कृषि विज्ञान केंद्र भी जाते हैं, बैंकों में भी जाते हैं, डीडीए के ऑफिस में भी जाते हैं, कृषि वालों से भी मिलते हैं, यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं, और जितने फंक्शन होते हैं और भी सरकार बुलाती है वहाँ जाते हैं, जाते तो वहाँ हैं। से ज्ञान बढ़ता है, कांटेक्ट बनते हैं, कॉन्टेक्ट ज्ञान बढ़ते बढ़ता हैं। है। एक चीज और पूछूंगी, क्योंकि आप बेहद सफल किसान हैं, कहानी चल रही है इतनी ज्यादा, तो मुझे ये नहीं समझ में आता, मैं बहुत सारे किसानों से मिलती रहती हूँ, तो बात उनकी एक ही निकल के आती है कि भाई हम तो हो गए, जमीन है, खेती कर ली, घर परिवार में किसी बच्चे बेटी को नहीं बनाएंगे किसान और आगे नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है पता नहीं फ्यूचर नहीं है या क्या है, जबकि नहीं हमें ये लगता है कि किसान ना हो तो कोई रहेगा ही नहीं, कुछ उगेगा नहीं। तो कैसे किसान ऐसा बने कि उसे पता चले कि खेती फायदे का सौदा है और पैसे कमा सकते हैं? अच्छा, आप ये बताइए, आप नौकरी करने जाती हो मान लिया किसी चैनल पे, हम्म, और आपको मिलते हैं 10,000 रुपए, हाँ, और आपको आने जाने में 12,000 रुपए लग गए वहाँ, हाँ, तो आप नौकरी करोगे? नहीं, अब जब किसान खेती करता है, हाँ, किसान के खर्च हुए 12,000 रुपए मान लिया, हाँ, और उसको आमदनी हुई 10,000 रुपए की, तो हम्म, किसान खेती से हटेगा ना, वो नौकरी ढूंढेगा, चाहे हम्म, चपड़ासी लग जाओ कहीं। तो हम्म। उसका रीजन यही है, किसानी खेती में फायदा नहीं है, एक निश्चितता नहीं तो है। आप कह रहे हो ये बात कि नहीं है फायदा? नहीं नहीं नहीं, फायदा ये नहीं है कि निश्चितता नहीं है। हम्म, मान लिया टमाटर बोया या ब्रिंजल बो दिया, कोई भी फसल बो दी और पिकी नहीं, तो फिर कहाँ से, क्या गारंटी क्या है? हम्म, गारंटी है धान में, इसलिए धान हम्म, का एरिया बढ़ रहा है। हम्म, गारंटी है गेहूं में, हम्म, बिकने की गारंटी सरकार ने ले रखी है। हम्म, जितनी सब्जियों उसमें फसलों पे हम्म, सरकार ने एमएसपी दे दिया, हम्म, किसान उनको ही पैदा कर रहा है, वो सब छोड़ने जा रहा है। हम्म, तो इसलिए एमएसपी, यदि आपको सब्जियां भी चाहिए हम्म, तो उसकी योजना सरकार ने बनाई, सरकार बीजों पर अनुदान दे रही है, हम्म, किसान करते रहे। इसी तरह से, परंतु उनकी सेल की भी कोई ना कोई इंश्योरेंस या कोई ना सेल की गारंटी गारंटी योजना देनी होनी पड़ेगी। चाहिए। और उसको सबसे ज्यादा जरूरी है आज के समय में, किसान को ऐसी चीज पैदा करनी पड़ेगी जिसके खाने से मानव को या प्राणी जगत को नुकसान ना हो, हम्म, स्वास्थ्यवर्धक रहे, हम्म। वो जरूरी या आप हरियाणा के किसान हैं और साथ ही लगा हुआ है पंजाब, है। जी, तो इस समय पे ऐसा चल रहा है कि पंजाब में धान की खेती का एरिया बढ़ गया, हरित क्रांति के लिए वहाँ गेहूं और वो धान लगाया गया, लेकिन अब एक्सपर्ट जो हैं, वैज्ञानिक जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि बर्बाद हो जाएगा पंजाब, पानी नहीं बचेगा वहाँ, इतना धान और रोक पानी दो धान को। पानी पानी नहीं, मिट्टी भी नहीं बचेगी। मिट्टी भी जहर हो गया मिट्टी में। जितना हम पैदा कर रहे हैं, मान लिया आलू बो रहे हैं, उसमें 6 कट्टे डीएपी गिर रहे हैं, 7 कट्टे गिर रहे हैं, और इतना केमिकल गिर रहे हैं, और कंपनियां भी अंधाधुंध लगी हुई है, कंपनियों के बड़े बड़े ऑफिस हो गए हैं, बड़े बड़ी मोटी मोटी तनख्वाह देते हैं, और किसान को कुछ नहीं मिलता, फिर भी बचत होती है। तो जरूरी बात है कि हमें अपनी जितनी गौशाला हैं, गौशालाओं पर को गोबर से खाद बनाने के संयंत्र लगाने पड़ेंगे। वहाँ बायोगैस प्लांट लग रहे हैं, उसकी सलेरी को सुखा के, ड्राई करके या टैंकर के द्वारा खेतों में डालना पड़ेगा। हमें अपनी खेती का पूरा सतर बदलना पड़ेगा, रासायनिक खेती से हटना पड़ेगा। और जैसे ही हम 50 साल पहले खेती करते आ रहे थे, इम्प्लीमेंट का हालांकि अच्छा योगदान है, पर हमारे पास खेती में एक रोटेशन, क्रॉप रोटेशन, वो भी अपनाना पड़ेगा, और ताकि हमारी भूमि बची रहे और केचुआ भी हमारी जमीन में बना रहे, पशु पक्षी, ये पक्षी भी बचे रहे। केचुआ हमारी मिट्टी को, 1 किलो केचुआ 1 साल में 250 टन मिट्टी अपने अंदर से निकाल देता है। तो एक जब खेत में केचुआ होगा तो सारी मिट्टी को अपने अंदर से निकाल देगा, जमीन में सुराख बना देगा, पानी जब बारिश होगी तो पानी जमीन में चले जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। इसी तरह से, और यदि कोई कीट आता है तो जो हमारी चिड़िया है, जो हमारे पक्षी हैं, उनके कीट को वो खा जाएंगे, निकाल देते हैं। ये सब जो है मित्र है किसान के, और इन मित्रों को हमने रसायन से सबको मार दिया है। तो एक दिन हमारी जो भूमि है वो निर्जीव हो जाएगी, तो वो गलत रहेगा निर्जीव होना। और जब निर्जीव में वो पैदा नहीं हुआ, आपने सुना है एक डेड सी है इजराइल में, उसके समुद्र में, उसमें कुछ भी जीवित नहीं बचता है, क्योंकि उसमें 40% नमक है पानी में। अच्छा। उसमें आदमी डूबता भी नहीं, तैर जाएगा पानी के ऊपर ही। तो उसका ये है कि जब मिट्टी भी निर्जीव, इसी तरह से जब केमिकल की मात्रा इसमें बढ़ती चली जाएगी तो ये भी निर्जीव हो जाएगी, और वो एक गलत घटना होगी। इसलिए हमें सचेत होना, किसानों को सचेत होना, पर ये लोग सरकार को कहते हैं ना सचेत कि होना। नेचुरल फार्मिंग करेंगे तो इतनी उत्पादन नहीं हो पाएगा क्रॉप का जितना हमारी ऐसा नहीं है, मैंने रिक्वायरमेंट आपको है। उदाहरण दिया, बीज हम ऐसे क्यों बनाए जो रसायन से ही हो। हमने उदाहरण दिया कि हमारे गांव में 1 एकड़ में 100 मन मिर्च मेरे सामने होती थी, बिना रासायनिक खाद के, बिना हाइब्रिड बीज के। 100 मन गुड़, गन्ने से 100 मन गुड़ निकालते थे।
तो क्यों नहीं होता? हो जाएगा, उत्पादन का जाएगा कोई सब। वो नहीं है। और कुछ ज्यादा दिन में बढ़ेगा, एक बार तो घटेगा क्योंकि जमीन को छोड़ा ही नहीं हमने। एक बार घटेगा, घटेगा। आहिस्ता आहिस्ता हम रासायन घटाते चले जाए हम्म, और दूसरा मटेरियल बढ़ाते चले। हम्म। अच्छा, एक बात पूछूं आपसे, इतनी नॉलेज है आपको, इतने साल से आप काम कर रहे हो, मान लो आप मंत्री बन गए, कृषि जी। मंत्री, आप क्या फैसला लोगे किसानों के लिए? सबसे पहला बड़ा फैसला जो आप लेना चाहोगे? सबसे पहला मैं फैसला ये लूंगा कि जो किसान हम्म, प्राकृतिक खेती करेगा, हम्म, अपने घर पे अपना आप खाद बनाया जाएगा। हम्म। मान लिया 10 एकड़ उसके पास हाँ, जमीन है हम्म, और 10 एकड़ में वो कोई रसायन खरीद के नहीं डाल रहा है, हाँ, सब कुछ यहीं तैयार कर रहा है, हाँ, तो उनको लगभग 50,000 रुपये एकड़ हम्म। अलग से बेनिफिट दूंगा 50,000 रुपए एकड़? प्रति एकड़ शुरू में, हम्म, जो छोड़ के अपना सब काम हाँ, करे। हाँ, दूसरा, हाँ, रासायन खाद का जो अनुदान है ना, हाँ, जो 3 लाख खत्म करोड़ कर के देंगे। करीब है, उसको आहिस्ता आहिस्ता घटा के उसको जीरो करना है, अच्छा, क्योंकि वो नुकसानदायक है हाँ, उसको। और सारा इंपोर्ट होता है, बाहर से आता है, हम्म, अपने यहाँ से खाद तैयार करो। हम्म, और 30% होगा, जितने भी लोग हम्म, टैंकर से बायोगैस सैलरी डालेंगे हाँ, अपने खेत में, टैंकर पर अनुदान देंगे, हम्म, ट्रैक्टर पर अनुदान देंगे, ये तो दे रही है सरकार सरकार। बनाने में दे रहे हैं ना, पर वो रेगुलर नहीं है। हम्म, उनकी फाइलें पड़ी रहती, कलरों के पास ऑब्जेक्शन लगते रहते हैं, अब अच्छा, ये हुआ, अब ये हुआ। वो सब जो है, जितना 3 लाख करोड़ हम दूसरे देशों में लागने अनुदान दे रहे हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्ट करना पड़ेगा किसानों की तरफ। किसान खेत में अपने में काम करे, अपना खाद समय बनाए, अपने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड समय बनाए। और यूनिवर्सिटियों का काम हो, सबसे पहले यूनिवर्सिटियों को कहना पड़ेगा, तो यूनिवर्सिटी सचेत हो जाओ, रसायन पे काम करना छोड़ो, जितनी रिसर्च करो वो सारा प्राकृतिक खेती पे रिसर्च करो, और किसान के खेत में जाकर रिसर्च करो, और किसान के खेत में जाकर बताओ। अभी हमारे पता है कैसे वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक हमारे पढ़े लिखे हैं, आप बहुत गए हैं खेत पे अच्छे हैं। खेत में तो अब इन्होंने भेजने से ऐसे कुछ भेजने, नहीं होता। आपने एक सभा कर ली, हाँ, शिवराज चौहान जी हमारे कृषि मंत्री आगे एक भाषण दे दिया, ऐसे खेत में जाना नहीं होता है। खेत में जाना होता है, कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे, कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट खेत में किसानों से, हर गांव के 10 किसानों से जुड़े हो, उन किसानों में हफ्ते में 3 दिन कम से कम उनके यहाँ जाओ और वहाँ देखो, तभी तो उन्हें पता चला खेती कैसे होती है। अब उन्हें समय ही पता नहीं है। मैं एक उदाहरण थे, मैं एक हॉर्टिकल्चर के बड़े अधिकारी के पास गया, उनको मैंने मशरूम के पैकेट दे दिए। तो मशरूम 2 तरह की होती है, जब पैदा होती है तो वो उसमें थोड़ी काली होती है, मिट्टी लगी होती है, और जब उसको धो के केमिकल से साफ कर देंगे तो व्हाइट चमक जाएगी। तो उसने व्हाइट ही देखी थी कभी। उन्हें पता नहीं जो होगा। मशरूम का हॉर्टिकल्चर का बड़ा अधिकारी था, उसको यही पता नहीं था मशरूम पैदा कैसे होती है, और मशरूम पे पॉलिसी वही बनाता है। बताइए। तो उसने कहा, चौहान साहब ये तो गलत है, इसको मैंने हम तो फेंक दिया, वो खाया ही नहीं है, वो आप खराब है। ऐसी मशरूम नहीं होती है। ऐसे ही मैं एक कीट, जो कीट का बड़ा वैज्ञानिक था, उसके यहाँ उसने गेहूं मंगवाया, उसको गेहूं दे दिए मैंने। वो कहने लगे, ये उठा के ले जाओ, ये गेहूं खराब है। मैं कह लगा, कौन सा कीट लगा हुआ है इसमें, देखो। कीट तो कोई नहीं है, फिर क्यों खराब है? तो जी हमारे यहाँ तो वो एक सफाई करने वाला, वो कहने लगा अच्छे नहीं है। तो किसान इसका कारण ये है कि वे जुड़े हुए ही नहीं है, किसान ग्राउंड पे जुड़े हुए नहीं है, उनको पता नहीं है कुछ भी। वो सिर्फ रिसर्च, पेपर वर्क, कंप्यूटर चलाना, बढ़िया बढ़िया लिखना, वो ज्यादा आता है। 5% के जो साइंटिस्ट ऐसे हैं जो मिट्टी से जुड़े हुए हैं, जिनके सारे अपना देश चल रहा है। अच्छा, इतने सालों का आपने सब देखा है, सबसे अच्छे कृषि मंत्री कौन लगे आपको अब तक? नहीं, ये प्रश्न गलत है। ये अच्छा कृषि मंत्री को क्या कर रहे हैं, भाई कौन किसी ने कितना अच्छे फैसले लिए हो, फायदा हुआ हो। नहीं, फैसले सब अच्छे ही लेते हैं, सरकार अच्छे फैसले ले रही है, तभी तो किसान आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति हो रही है, उत्पादन बढ़ रहा है। ये तो ऐसे तो हम भी बोलते हैं, कोई फेवरेट नहीं, होता ही है। ये तो देख ही रहा है, तो उत्पादन तो बढ़ ही रहा है। उत्पादन में कोई कमी नहीं है, आत्मनिर्भर है देश। बढ़ रही है, परेशानियां बढ़ रही है, स्वास्थ्य नहीं है, जो हम पैदा कर रहे हैं वो खाने योग्य नहीं है, और किसान घाटे में। राजनीति वाला सवाल नहीं है, ऐसे ही आपको कोई अच्छा लगा हो। आप देख रहे हैं किसान घाटे में है, और जो पैदा करे वो अच्छा नहीं है। क्या तरक्की हुई? नहीं हुई, तो कोई अच्छा नहीं है, कोई तरक्की नहीं हुई ना। तरक्की कब होगी? किसान को फायदा होगा और हमारे भंडार भी भरे, और जो हमारे भंडारों में है वो खाने योग्य हो। ठीक है। अब तीनों में तो कौन सी चीज है? किसान फायदे में नहीं है, भंडार जरूर भरे हुए हैं, तो एक चीज तो ठीक है, हमारी भंडार भरे हुए हैं, पर वो भंडार खाने योग्य नहीं है, उससे खाकर आदमी बीमार हो रहा है। तो 2 चीजों को हमें और ठीक करना है। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत सारी बातें पता चली। कंवल सिंह चौहान जी से हमने बात की, उन्होंने बहुत सारी बातें की, और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ईमानदारी से खेती की जो असली दुनिया है उसके बारे में हमें बताया। इस पॉडकास्ट में फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नए किसान के साथ। आप देखते रहिए किसान तक।